अरपा रेडियो की प्रस्तुति बर्फ के फूल ऑडियो कहानी संग्रह। लेखिका जया जादवानी। बर्फ के फूल इस कहानी संग्रह की पहली कहानी हम आपको सुनवा रहे हैं लेखिका जया जादवानी के ही स्वर में। कहानी का नाम है एंटी पार्टिकल। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने जा रही, जैसा कि आमतौर पर कई लोग करते हैं। आप जाते हैं उनके घर एक कटोरी शक्कर लेने या एक कप चाय पीने, तो वे आपको पकड़कर कहानी ही सुनाने लगते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, बल्कि आप जब जब आए हैं मेरे घर मुझसे कुछ कहने, शायद अपना दुख या नापसंदगी, अपनी कोई अधूरी अदम्य इच्छा, टूटकर बिखर चुके अभिमान की व्यथा, या जब आपका मन खूब जोर से हंसने या रोने का हो रहा हो, आप मेरा दरवाजा खटखटाते हैं और अंदर आ जाते हैं। हर घर में कुछ तन्हा कोने होते हैं जिन्हें एक आदमी बनाता ही इसलिए है कि वहां बैठकर रो सके। और कभी कभी घर के अन्य सदस्य जिनके पास अपने कोने नहीं होते, दूसरों के बनाए कोनों में अपना सामान रख देते हैं। तब आदमी दूसरों के घरों की ओर भागता है, उनके कोनों में बैठकर उनके साथ रोने के लिए। आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरा नितांत निजी कोना है। यहाँ मैं अकेली बैठकर रोती हूँ, या शायद जिसे आप रोना भी नहीं कह सकते। रुदन एक अभाव से हो रही तकलीफ का नाम है। कई बार यह तकलीफ अपने भीतर से जन्मती है, कभी बाहर से आती है। तब आप क्या करते हैं? कभी आपने औरतों को खाली दुपट्टे पर सलमे सितारे, गोटे किनारी लगाते देखा है? इसके बाद वे सुंदर दिखने लगते हैं। वे औरतें सुंदर लगती हैं जिन्होंने उन्हें ओढ़ा होता है। तकलीफों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उन्हें जरा सा सुंदर बनाना पड़ता है, अपने आंसुओं और एहसासों के मोती टाँक टाँक कर। आप आराम से बैठिए, संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा? वे सब कहाँ हैं? अरे जनाब, वे सब मुझे ढूंढने गए हैं। मुझसे बाहर। आदमी को हमेशा गलत जगहों पर ढूंढा जाता है। भ्रम बना रहता है कि कभी मिल जाएगा, मिलता नहीं। पर सोचिए, सही जगह ढूंढा और हम मिल गए तो करिएगा क्या? फिर अलग होने की तैयारी। बहुत बरस पहले मैं उसे ऐसे ही ढूंढा करती थी, फोन कर करके, दोस्तों से पूछ पूछ कर, तमाम दिन शहर की गलियों और तमाम रात ख्वाबों में भटक भटक कर। पर जिस दिन मुझे पता होता था वह घर पर है, मैं कभी नहीं जाती थी। वह है, वह रहे हमेशा, चाहे मैं उससे मिलूं न मिलूं। अरे यह क्या, मैंने ही अपनी कहानी शुरू कर दी। तय तो यह था कि आप कहेंगे, मैं नहीं। इधर आइए जरा, मैं आपको शब्दों का यह तकिया दे देती हूँ। इस पर सर रखें और रो लें, हल्के हो जाएं। यह नहीं कि ऐसे तकिए सिर्फ मेरे पास हैं, बाजार में खुलेआम मिलते हैं। पर बाजार के बने तकियों और मेरे तकियों में काफी फर्क है। बाजार में जिस तरह के बिकाऊ शब्दों से इन्हें भरा जाता है, वे निस्वत्व होते हैं, बेजान, भूसा होते तो हैं, बड़े चलताऊ, पर उनका कोई अर्थ नहीं होता। रोजमर्रा के जीवन में भी आपने देखा होगा ऐसे शब्दों को जो पैदा होते ही मरने लगते हैं। बहुत छोटी उम्र होती है उनकी। मैं अपने तकिए खास शब्दों को चुनकर बनाती हूँ। आपने किसी जौहरी को देखा होगा, हीरों की एक भीड़ के सामने चिमटी पकड़कर बैठे। वह एहतियात से छांट छांट कर अपने काम के हीरे अलग करता है, उनकी तराश देखता है, गठन और कीमत देखता है, यह भी देखता है कि किस गहने के लिए कौन सा मुआफिक है। बाकी छोड़ देता है किसी अगले वक्त के लिए।
नहीं, वक्तों के लिए। आप कहेंगे यह सिंगुलर है, प्लूरल नहीं। आप ठीक कहते हैं, पर जिस तरह सुपर माइंड एक है, माइंड अनेक, उसी तरह वक्त भी एक है, शाश्वत वक्त। उसमें हम सबके वक्त अलग अलग और बहुत सारे हैं। हम वक्तों में जीते मरते हैं, वक्त में नहीं। जिस दिन वक्त में जीना आ गया, उस दिन मरेंगे क्यों? तो मैं आपको तकियों का फर्क समझा रही थी। मैं बिल्कुल उसी जौहरी की तरह शब्द छांट कर तकिए बनाती हूँ, बड़े ही नर्म नाजुक। मेरे एहसासों में डूबी उंगलियां उन्हें छूती हैं तो वे एहसास भी उनके भीतर उतर जाते हैं। और जनाब, जौहरी की तरह मैं उन्हें चिमटे से नहीं पकड़ती, न ये हीरों की तरह बेजान है। वैसे तो एक हाथ में हीरे भी बेजान नहीं हैं। वे बोलते तब हैं जब आपके जिस्म के किसी हिस्से में सज जाएं। शब्दों को पकड़ते, उन्हें तकिए में भरते, उनका रंग और महक मेरी उंगलियों में लिपट जाते हैं। उंगलियों से होते हुए सारे शरीर में उतर जाते हैं और मुझे बदलते चले जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रही। आप मुझे सुबह की सुनहरी और दोपहर की सफेद धूप में, शाम की भूरी पीली रोशनी में, छाँव में या बारिश में ध्यान से देखिए, हजारों इंद्रधनुषीय रंग झिलमिलाते नजर आएंगे। नहीं नहीं, यह मेरी कारीगरी नहीं, न उसकी रहमत है। ये तो लफ्जों के अपने रंग हैं। मैं तो पारदर्शी कांच हूँ सिर्फ। अपने खूब सारे पैरों से भीतर उतरते ये हमारी खाली जगहों में घूमते हैं। जितनी खाली जगहें इन्हें मनुष्य के भीतर मिलती हैं, उतनी बाहर नहीं मिलती। बाहर तो बस ये भटकती है प्रेतात्माओं से, अनदित्य नाजुक एहसासों से सराबोर, और बाज वक्त खो भी जाते हैं। पर अपने भीतर एक खास वक्त के लिए मैंने पलने पुसने को छोड़ देती हूँ। भीतर शब्दों की अंतःक्रिया होती है, अंडे होते हैं, फिर बच्चे। वह सब मैं आपको किसी और वक्त बताऊंगी। अभी तो तकिया ही पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह मैं शब्दों का तकिया बनाती हूँ कि जब आप आए उसे अपने बाजू में ले लें। उसके अर्थों की गर्मी आपके भीतर जमा दुख पिघला दे और आप निर्भर महसूस करें। तो इस वक्त आप कहिए, क्योंकि संवाद हमारी आत्मा की जरूरत है। हम देते हैं खुद को अपने शब्दों और स्पर्श से, और इस देने की प्रक्रिया में पाते भी हैं ना सिर्फ उसे, खुद को भी। सबसे बड़ा सुख पता है क्या है? यही कि कोई आपको सुन रहा है उसी तल्लीनता से जिससे आप कह रहे हैं। शब्द हमारी प्रत्येक भावना का साक्षी है, हमारे होने का भी। उसी तरह मिलो इनसे, पानी से पानी मिलता है जैसे। एक नदी का पानी भी कितनी नदियों के पानी से मिलकर बना है, कौन कमबख्त जानता है। उसी तरह आंखों से झरते नमकीन आंसुओं में किस किस दुख का नमक है, यह तो खुद रोने वाले को भी नहीं पता। बस समझिए सब एक है। आंसू है कि पानी है कि बर्फ है जो छाती में जमी थी अब तक, बस आप रो लें और इसके बाद ही आप तकलीफों से सुरखरू हो सकते हैं। और मैं भी आपके सामने बैठी थोड़ी ही होंगी, मैं तो आपको यहीं छोड़ फिर अपने भीतर चली जाऊंगी। जी हाँ, आपने ठीक समझा। मैं भी बस कभी कभी ही आती हूँ बाहर, जब सामने समाज न हो, घर न हो, रिश्ते न हो, मनुष्य हो सिर्फ, आवरणहीन। उसी मनुष्य को सुनिए। आपको पता है, फल पकने की तरह मनुष्य होना भी एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम सहज घटने नहीं देते, बाधित करते हैं। प्रकृति की टहनी से खुद को तोड़ लेते हैं समय से पहले और सड़ने लगते हैं। फल हो या मनुष्य, इनकी संपूर्णता अपनी प्रकृति में
विलीनता से ही संभव है। जो खुद को निरंतर बचाए रखना चाहते हैं वे स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बनते हैं। अब दीवार पर टंगी इस फ्रेम को जरा ध्यान से देखिएगा जिसमें मैं रहती हूँ। एक घर है, काफी बड़ा सा। ऊपर आसमान है, बादल हैं, बारिशें हैं। ये जो कुछ भी है इसी से बचाव के लिए मनुष्य ने घर बनाया है। बाहर बगीचा है, कतार में लगी वृक्ष हैं। वृक्षों की शाखाएं बता रही हैं कि हवा चल रही होगी। आधे खिले फूल अपने खिलने की प्रक्रिया में ठहर गए हैं। जरा इधर आए, इस घर में चुपके से प्रवेश करते हैं। कितना साफ सुथरा है यह घर, मानो अभी अभी किसी ने चमकाया हो। घरों को चमकाने वालों की हालत देखी है आपने? कितनी कीमत चुकाते हैं वे और किसी को पता तक नहीं चलता। ये देखे ना, हर चीज करीने से लगी है अपनी जगह पर। पहचान रहे हैं ना कैसे इन्होंने मनुष्यों के बीच इतनी जगह बना ली कि इनके लिए जगह बनाते बनाते मनुष्य स्वयं हाशिए पर चला गया। हद तो यह है कि वह खुद को भी इन्हीं चीजों से पहचानता है। इन कमरों से होते हुए बाहर आए, उधर देखें, उस नल से अभी भी पानी बह रहा है। बगल में साफ सुथरे कपड़ों का ढेर है। यहीं पर लहू, आंसू और मैल रहते चाहे अलग अलग हैं, पर मनुष्य के भीतर ये एक ही जगह जाकर मिलते हैं। इधर आइए ना, आ रही है ना खुशबू कहीं से? वो गैस पर कुछ पक रहा है। कुछ नहीं, बहुत कुछ। एक पूरा जीवन, एक पूरा मुस्तकबिल भाप बनकर उड़ जाता है। इस किचन को देखिए, गैस के पास एक खाली जगह है ना, ये हमेशा खाली रहती है। ब्लैक होल है यह। जो भी आता है इसमें वापस नहीं लौटता। आप समझते मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं जनाब, आपका और मेरा कोई मजाक का रिश्ता है। ध्यान से सुनिए, इन ईंटों के जोड़ों से लगातार एक आवाज आ रही है, भारी, बोझल, घिसटती हुई सी। नहीं जनाब, यह गीत नहीं, सिसकियों की आवाज है, जिसे आप हमेशा गीत समझते आए हैं। भीतर से निकलती ध्वनियां अक्सर धीमी सुनाई देती हैं, और अगर आपको वह आवाज नहीं सुनाई दे रही तो समझें आप एकदम ठीक जगह पर नहीं खड़े हैं। ठीक जगह पर खड़े होना यह एक हुनर है जनाब, जो आसानी से नहीं आता। मनुष्य की कहानी गलत जगह पर खड़े होने की कहानी है, गलत समय पर खड़े होने की कहानी। आइए अब इस अंतिम तन्हा कमरे में चलते हैं। यहाँ कोई नहीं आता। कुछ दिखा? एक कांच के बॉक्स में लेटी हुई औरत सदियों से यहाँ बंद है, श्रोडिंगर की बिल्ली की तरह। न जीती है न मरती है, सस्पेंडेड है। जिस दिन देख ली जाएगी या तो जी जाएगी या मर जाएगी। नियति है ये मनुष्य की, सस्पेंडेड रहना। जीना सुख की बात है, मरना भी, पर सस्पेंडेड रहना? मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप? तो आप जा रहे हैं। आपको लगता है ना करके मैंने भी आपको अपनी एक कहानी सुना ही दी। नहीं जनाब, ये कहानी तो आपके भीतर थी। आप ही अपने कंधे पर रख मेरे खाली फ्रेम में चले आए थे। मैंने तो आपको थका हुआ देखा और अपना कंधा आगे कर दिया। थोड़ा बोझ मेरे कंधे पर रखिए और सुरखुर हो जाइए। जनाब, दो ही तो कंधे होते हैं हमारे। थक जाते हैं तो हम तीसरा ढूंढने लगते हैं। तो अब आप ये तकिया वापस करते जाइए और उसे याद रखिएगा, वो जो सदियों से सो रही है कांच के बक्से के भीतर, और जिसे अभी भी अपने देखे जाने की प्रतीक्षा है। किससे देखे जाने की? वह कौन है जिसके देख लिए जाने के बाद या तो वह जी जाएगी या मर जाएगी? हर व्यक्ति की एक चाह होती है और तब तक उसकी यात्रा चलती रहती है जब तक
उसे उसका एक ऐसा एंटी पार्टिकल न मिले जहां वह अपनी अस्मिता खो दे। उसके मिलते ही उसकी यात्रा संपूर्ण हो जाती है। क्या कहा? मैं यह सब क्यों कर रही हूं? हर बात का कोई कारण ही हो, ये कहाँ जरूरी है। बेवजह जैसे हवा चलती है, पंछी बोलते हैं, पहाड़ सरकते हुए एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, या बादल झुककर उन्हें चूमने लगते हैं, सब अकारण है। कारण सिर्फ मनुष्य बनाता है। तो आप यह न पूछें, पर अगर आपकी जिद है और मुझे कोई न कोई जवाब देना ही है, तो कहूंगी कारण वही है, आपके आने का भी, मेरे कहने का भी। एक ऐसे एंटी पार्टिकल की तलाश जिससे हाथ मिलाते ही हम नष्ट हो जाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।